जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में हमने जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग में सेकंड सोर्स है डेट, उसके बारे में स्टडी करेंगे। कल के लेक्चर में हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में क्या पढ़ा, जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में बड़े सोर्सेज दो ही हैं, कौन कौन से हैं, इक्विटी और डेट। कल के लेक्चर में हमने थोड़ा इक्विटी के बारे में स्टडी किया था। क्या हमारी डिस्कशन कंप्लीट हो गई थी कि कुछ रह गया था कंसेप्ट? डिस्कशन कंप्लीट हो गई थी, हाँ ठीक। अच्छा, इस आपको पता है कि न्यू एजुकेशन स्कीम में आई कैप ने लगभग हर सब्जेक्ट में ही कुछ चेंजेस की है। तो हमारे इस सब्जेक्ट में भी चेंजेस है और हमारे इस चैप्टर में भी चेंजेस है। और वो चेंजेस जितनी भी है ना, जो जो मेरे सब्जेक्ट के हवाले से और मेरे हाल ओवरऑल भी मेरा ये अंदाजा है, बाकी सब्जेक्ट में भी, बाकी सब्जेक्ट्स पे टीचर ही बता सकते हैं। चेंजेस में ज़्यादातर एडिशंस ही हैं, जो डिलीशंस हैं बहुत कम है। तो इस चैप्टर में भी चेंजेस है, इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया, वरना मैं आपके नोट्स इंशाल्लाह कल ही आपको प्रोवाइड कर देता। वो कंप्लीट हो गए हैं, रिवीजन सारी, उसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग रह गई है। आज आपको 12:30 बजे अगर ये चैप्टर के नोट्स मिल जाए तो चलेगा? चलो ठीक है, आप लोग ग्रुप में भी शेयर कर दिए जाएंगे ताकि अगर आप घर में बैठे हैं तो आप उसको रीड कर लें। कल क्लास में हार्ड फॉर्म में भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। ठीक है, 2 लेक्चर लग गए हैं हमारे मतलब नोट्स के बगैर, लेकिन चेंजेस उसमें कुछ ज़्यादा थे। अब थी चेंजेस थी, ज़्यादा नहीं थे लेकिन चेंजेस थी, इस वजह से टाइम लगा। तो आज भी आपने जो कंसेप्ट सामने बोर्ड पे लिखे जा रहे हैं, क्या करना है आपको, नोट करने पड़ेंगे। कर लेंगे नोट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, अब एक एक्टिविटी आपके साथ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। एक्टिविटी क्या है, आपका डेली क्विज हुआ करेगा, लगभग डेली हुआ करेगा। खास तौर पे ये फाइनेंस वाले पोर्शन में तो लाजमी होगा। फाइनेंस वाले पोर्शन में हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा हो, क्यों, ताकि आप छोटे छोटे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, मैनेजरियल जो अदर पोर्शन है हमारा, उसमें भी हम इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। होगा क्या, आपने प्रीवियस लेक्चर में जो कुछ पढ़ा है, मैं देखूंगा उसमें से कौन सी चीज़ अहम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या कौन सी चीज़ कंसेप्चुअल है। जो चीज़ कंसेप्चुअल है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बना के आपके साथ यहाँ क्लास में हम लाइव क्विज कंडक्ट करवाएंगे। लाइव क्विज आप फिजिकल स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को अगर वो फिजिकल वाले इस क्विज को में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जरूरी होगा कि वो लेक्चर रोज का रोज निपटाते जाए। यानी कल का लेक्चर जो है वो आज क्विज का टाइम स्टार्ट होने से पहले आपको कंप्लीट करना होगा, क्योंकि जो आज का क्विज है वो कल के लेक्चर पे बेस कर रहा होगा, और जो आने वाले कल का क्विज है वो आज के लेक्चर पे बेस कर रहा होगा। तो एक तो उसके लिए जरूरी ये है कि वो लेक्चर कंप्लीट किया आपने, और दूसरा जो हमारी क्लास का टाइम है, यानी लगभग के 9:15 का टाइम है, 5 मिनट एक्स्ट्रा कर ले, 9:20 के करीब आपको रेडी रहना पड़ेगा कि क्विज स्टार्ट होने वाला है 9:15 बजे। ठीक है, 9:15 के लगभग हम क्विज को ग्रुप में शेयर कर दिया करेंगे। जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहे, मर्जी है करे, मर्जी है ना करे। जैसे मर्जी है असाइनमेंट करे, मर्जी है ना करे। जैसे मर्जी है क्लास में आए, मर्जी है ना आए। जैसे मर्जी है सीए करे, मर्जी है ना करे। ठीक है, तो उसी तरह ये मर्जी है, चाहे तो आप पार्टिसिपेट करना चाहे करें, जो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता ना करें। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 2 चीज़ों की जरूरत होगी, एक स्मार्टफोन और दूसरा इंटरनेट का कनेक्शन। ठीक है, तो ये अगर 2 चीजें आपके पास हैं, आपके ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया गया, क्लिक कीजिए ताकि हम इस क्विज को स्टार्ट कर सके। मुझे पता चल सके कि कल जो मैंने आपको पढ़ाया था कि आपको याद है कि आप भूल गए हैं। याद है कि भूल गए हैं? भूल गए हैं, चले अभी पता चल जाता है। क्विज पे क्लिक कर दिया, आगे चलेंगे तो जब क्वेश्चन स्टार्ट होगा एक बॉक्स आएगा, उस बॉक्स में कहेगा नाम लिखो। आपने नाम नहीं लिखना, उसमें अपना CRN लिखना है। क्या लिखना है? CRN लिखना है। क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, क्वेश्चन को आपने रीड करना है। इमेज होगा, इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो मजीद क्लियर हो जाएगा। पढ़ के 4 ऑप्शन है, उनमें से किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो आपको लगे ठीक है। स्टार्ट करें जी। चलिए, अब देखिए आपके सामने बॉक्स आएगा, उसके ऊपर CRN लिखना होगा। हाँ, ये वाला लिखिए CRN, शाबाश। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 9 क्वेश्चन आज के क्विज में, तकरीबन 12 से 15 मिनट लगेंगे इसको। इसमें वैल्यूएशन हो जाएगी हमारी, क्या आपने कल क्या कुछ सीखा है। Braddock has enjoyed rapid growth and share price has steadily increased. Good. CEO is considering raising further equity through a new share issue. New share. Existing shareholder worry about their control and potential dilution. Which statement reflects the implication of issuing new equity? ये बताइए क्या होगा? New shares may dilute control unless preemptive rights allow existing shareholders priority.
हाँ शाबाश, बिल्कुल यही ऑप्शन करेक्ट है। ये प्रीएम्प्टिव राइट आपको पता है ना क्या होता है प्रीएम्प्टिव राइट, फटाफट बताइए प्रीएम्प्टिव राइट क्या होता है। न्यू शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करने हैं, लेकिन कैसे, उनकी शेयर होल्डिंग के परसेंटेज के लिहाज से। किसी के पास 10% शेयर होल्डिंग है एग्जिस्टिंग, तो जो न्यू शेयर इशू करने हैं वो भी उसको 10% ही ऑफर करने हैं। ये नहीं कि किसी के पास एग्जिस्टिंग परसेंटेज होल्डिंग 10% है उसको 20% नहीं, जितने शेयर्स उसके साथ। ये क्या कहलाता है, प्रीएम्प्टिव राइट। और जब हम ये शेयर इशू करते हैं सेकंड टाइम, इस इशू ऑफ शेयर को क्या बोलते हैं भला, राइट इशू। शाबाश शाबाश, याद है ना कंसेप्ट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Listed company is facing cash flow difficulties but still reward shareholders. Different class of share, which of the following correctly distinguish ordinary share? अच्छा एंड पे ordinary share प्रेफरेंस शेयर का फर्क पूछ लिया उसने। ऑर्डिनरी शेयर एंजॉय फिक्स डिविडेंड, नहीं फौरन फौरन इसको आउट कर दें, क्यों, ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड फिक्स थोड़ी होता है, ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं, गलत गलत गलत। प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉर्मली एंटाइटल्ड टू फिक्स डिविडेंड, हाँ, बिफोर ऑर्डिनरी डिविडेंड्स आर पेड, ये बात सही लग रही है। बोथ ऑर्डिनरी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है, चाहे प्रॉफिट हो ना देना पड़ेगा, लेकिन ऑर्डिनरी शेयर वो प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड करता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंजॉय वोटिंग राइट्स, कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलता प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, किनको मिलता है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हुई हमारी, बी, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, टेक्नोलॉजी लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है विशेष लार्ज सम ऑफ कैपिटल बाय इनवाइटिंग जनरल पब्लिक है। प्राइवेट कंपनी भी है जनरल पब्लिक, ऐसा तो नहीं होता, क्या होता है, क्या प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है, वो नहीं कर सकती, वो तो पब्लिक कंपनी लिस्टेड कंपनी शेयर इशू कर सकती है, तो ये तो शेयर इशू नहीं कर सकते। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है डायरेक्टर द कॉस्ट एंड रेगुलेटरी इंप्लीकेशन, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब दिस फाइनेंसिंग रूट, जनरल पब्लिक, अच्छा, टू परचेज शेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, हाँ, तो फर्स्ट टाइम जो है ये क्या कहलाता है, इनिशियल पब्लिक। आईपीओ इज सूटेबल ओनली फॉर स्मॉल कंपनीज एज कॉस्ट एंड डिस्क्लोजर आर मिनिमल, आईपीओ रिजल्ट्स इन नैरो शेयर होल्डर्स, यानी थोड़े से शेयर होल्डर होते हैं आईपीओ, आईपीओ में तो पब्लिक इन्वॉल्व हो जाती है, उसमें तो ब्रॉड रेंज हो जाती है। आईपीओ अलाउज डायरेक्टर्स टू अवॉइड कंप्लायंस विद स्टॉक एक्सचेंज रूल्स, ना भैया, बल्कि आईपीओ की वजह से तो आपको स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स को एडिशनली कंप्लाई करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। फिर आईपीओ रिक्वायर्स कन्वर्जन टू पब्लिक कंपनी स्टेटस एंड इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट अंडरराइटिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, हाँ ये बात ठीक है कि आपको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट भी करवाना पड़ेगा और अंडर राइटिंग भी करवानी पड़ेगी। और ये मेरा भाई मेरे को बताएगा अंडर राइटिंग किसे बोलते हैं, अंडर राइटिंग क्या है, हाँ, ये कुछ नॉर्मली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कंपनी को ये गारंटी देते हैं कि अगर आपका शेयर जनरल पब्लिक ने सब्सक्राइब ना किया तो हम खरीद लेंगे, बे भाई है ना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या कहता है, मैं खरीद लूंगा, बदले में कमीशन लेता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं अंडर राइटिंग। तो जब कभी शेयर जनरल पब्लिक को इशू करने होते हैं अंडर राइटिंग करवाना जरूरी है, जैसे जब कभी आपने इंपोर्ट करनी होती है उसकी इंश्योरेंस करवाना जरूरी होता है ना, ठीक है। अच्छा, इस क्विज के बारे में मैं आपको बता दूं, इसका अल्टीमेट पर्पस क्या है। एक तो इसका बेसिक पर्पस है, क्या आपके कंसेप्ट रिवाइज हो जाते हैं, उस्ताद को पता चल जाता है कि कौन सा कंसेप्ट बच्चों को आता है। अब जैसे ये कंसेप्ट है, मुझे पता चल गया मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट का कंसेप्ट ठीक है, इसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत नहीं है।
अगर कोई ऐसा कंसेप्ट होगा जिसके ऊपर आपकी गलतियां ज्यादा होंगी तो वो अलग से इसका डाटा मेंटेन हो रहा है हमारे पास, शाम को बैठ के मैं इसको एनालाइज करूंगा और उसको अपने किसी नेक्स्ट कंसेप्ट में कोशिश करूंगा कि बिल्ड करूं। एक फायदा ये आपकी रिवीजन हो गई, दूसरा फायदा टीचर को पता चल गया क्लास किस लेवल पे है, तीसरा फायदा आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, आपने नोट किया ये टाइम लिमिट लगाई हुई है हमने, और टाइम लिमिट से आपको टेंशन होती होगी, ऐसा ही है ना, प्रेशर होता है, हाँ जी बिल्कुल, उसमें जल्दी जल्दी काम करने की आप कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एग्जाम में टाइम का प्रेशर होता है ना, यहाँ भी, ताकि आपको प्रेशर में काम करने की आदत पड़े। ठीक है, आपकी रीडिंग स्पीड भी बढ़ेगी, एनालिटिकल स्किल्स भी बढ़ेगी, ज़्यादा डिफरेंट ऑप्शन में से चूज करना होता है। ठीक है, और खास तौर पे प्रेशर में काम करने की आदत बढ़े। एग्जाम में टाइम ही एंड पे प्रेशर होता है ना, आधी आधे होने का, तो वहां पे परफॉर्म करना है हमने। ठीक है, ये नहीं कि आगाज तो अच्छा हो जाए और एंड जो है वो ऐसा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इसके कुछ 3-4 बेनिफिट्स हैं, आपने कोशिश करना है कि इसमें पार्टिसिपेट जरूर किया करें। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी 4, ये रहा आपके सामने। अच्छा, ऑलरेडी बहुत से लोगों के पास शेयर्स हैं और वो फ्रेश शेयर इशू नहीं करना चाहते। केस में उसने बता दिया कि मैं फ्रेश शेयर इशू नहीं करना चाहता, तो अब क्या करना चाहते हैं, लिस्टिंग हासिल करना चाहते हैं लेकिन फ्रेश शेयर इशू नहीं करना। भाई लिस्टिंग हासिल करने के लिए तो आईपीओ करना पड़ेगा, शेयर इशू करने पड़ते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है कि लिस्टिंग भी हो जाए और न्यू शेयर भी इशू ना करना पड़े? ऐसा कोई तरीका है? वो कौन सा तरीका है? इंट्रोडक्शन, शाबाश, इंट्रोडक्शन। तो वो यही कह रहा है कि अंडरटेक स्टॉक एक्सचेंज इंट्रोडक्शन एज शेयर आर ऑलरेडी वाइडली हेल्ड। अगर शेयर ऑलरेडी इशू ना किए गए हो, मतलब चंद एक शेयर्स इशू किए गए, वाइडली इशू नहीं किए गए, तो फिर उस वक्त कौन सी ऑप्शन सूटेबल होती है? उस वक्त आईपीओ। ठीक है, जबकि यहां पे आपका मकसद क्या है, जब आपने नए शेयर इशू करने होते हैं, लिस्टिंग भी करवानी है और नए शेयर भी इशू करवाने हैं, तो उस वक्त ऑप्शन आईपीओ। अगर आपने लिस्टिंग करवानी है लेकिन न्यू शेयर इशू नहीं करने, उसके लिए क्या सूटेबल मोड? इंट्रोडक्शन। क्लियर हुआ ये फर्क समझ आया ना? इंट्रोडक्शन में न्यू शेयर इशू नहीं होते, एग्जिस्टिंग ही लिस्टेड होते हैं। आईपीओ में न्यू शेयर इशू होते हैं। फर्क पता है ना? ये तो मिलता जुलता फर्क हो गया, जैसा राइट इशू और बोनस इशू में था, ऐसा ही है। क्या फर्क था राइट इशू और बोनस इशू में? राइट इशू में भी शेयर इशू होता है, बोनस इशू में भी शेयर इशू होता है। फर्क क्या है? राइट इशू में बदले में पैसे मिलते हैं, बोनस इशू में पैसे नहीं मिलते, वो रिजर्व को ही कैपिटलाइज किया जाता है। राइट इशू में एंट्री पड़ेगी कि राइट इशू में कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, बोनस इशू में क्या होगा? रिजर्व डेबिट कैपिटल क्रेडिट, कोई कैश नहीं आएगा। बोनस इशू को कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। शेयर होल्डर को शेयर लेके क्या फायदा होता है? वो स्टॉक एक्सचेंज में जाके बेचना चाहे तो बेच सकता है, उसको अलग से डिविडेंड मिल जाएगा। नेक्स्ट, जी बताइए, राइट इशू करना चाह रहा है, ऐसा ही है? राइट इशू करेगा ना? हाँ जी, ऑफर वो क्या कर रहा है? एडिशनल फंड रेज करने हैं उसने और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, तो ये राइट इशू यही इसी चीज का नाम है। फिर कह रहा है स्टेटमेंट तो कौन सी करेक्ट है? राइट इशू इंश्योर्स नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। हाँ, इसमें कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता। कंट्रोल डाइल्यूट ना होने का मतलब क्या है कि जो जितना शेयर होल्डर इशू से पहले था वो उतना ही शेयर होल्डर इशू के बाद होगा। क्यों? नंबर ऑफ शेयर तो बढ़ गए होंगे लेकिन परसेंटेज ऑफ शेयर तो सेम रहेगी, क्योंकि हर एक को जो नए शेयर इशू किए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, वो उसकी
एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग के हिसाब से किए जाते हैं। अगर आप शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ना इशू करें, न्यू शेयर होल्डर को इशू करें ना, तो फिर हम कहेंगे कंट्रोल डाइल्यूट हो गया, क्योंकि जो नए शेयर होल्डर हैं अब वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। डाइल्यूट होने का मतलब कम हो गया, कम हो गया। काउंटिंग में पढ़ा है ना आपने, बेसिक अर्निंग पर शेयर, डाइल्यूटेड अर्निंग पढ़ा। तो डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है? कम। डाइल्यूटेड ईपीएस हमेशा कम होती है कि कम ज्यादा दोनों हो सकती हैं? कम होती है। ठीक है, तो कंट्रोल डाइल्यूट होने का मतलब समझ आ गया? ओके, करेक्ट है इसमें भी पहली ऑप्शन। आगे चलते हैं जी। ये तो आसान है। क्या करना चाहते हैं? क्या शेयर होल्डर को इनाम देना है, लेकिन न्यू कैपिटल रेज नहीं करना, रिजर्व को कैपिटलाइज करना है, इशू फ्री शेयर इशू करने हैं। हाँ जी, तो ये क्या है? नो न्यू शेयर्स क्रिएटेड, ये बोनस इशू की बात कर रहा है। नो न्यू शेयर क्रिएटेड, रिजर्व आर क्लासिफाइड एज शेयर कैपिटल, रिड्यूसिंग रिजर्व, रिजर्व रिड्यूस हो जाएंगे। क्या कैश आएगा कंपनी के पास? बोनस इशू में कंपनी के पास कैश नहीं आता, राइट इशू में कैश आता है। ये फर्क है राइट और बोनस इशू में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। डी ऑप्शन करेक्ट। क्यों? अब वो आपसे फैसला करवा रहा है डेट और इक्विटी के दरमियान में, तो किस में रेट रिस्क ज्यादा होता है? इक्विटी में रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि इक्विटी अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे ना, कंपनी को नुकसान हो गया, आपके सारे पैसे डूब सकते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं ना, शेयर्स खरीदे हैं, तो हम जब ट्रेनिंग में होते हैं ना, तो बात क्लाइंट पे जाते हैं, तो क्लाइंट में जो कुछ फाइनेंशियल उनके एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करनी होती थी। वो बड़ी अजीब सी आदत होती थी उनकी। स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की है, अब आपको तो स्टॉक एक्सचेंज में ना हर 1 मिनट में शेयर की प्राइस ऊपर नीचे होती है। वो काम कर रहे होते, साथ में मोबाइल ओपन किया होता था, वो देख रहे होते, जरा सी ऊपर खुश हो जाते, प्राइस ऊपर गई है, थोड़ी देर बाद फिर नीचे, फौरन टेंशन में आ जाते। वो दिन में मेरा हाल है कि 50 दफा खुश होते होंगे और 50 दफा टेंशन होती होगी उनको, तो ब्लड प्रेशर के मरीज बन जाते हैं। हालांकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, वो आपको एक एडवाइस देते हैं। क्या एडवाइस देते हैं? कि जब आपने इन्वेस्ट, हमेशा अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज से, वारन बफेट ये कहता है, अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज से कुछ अर्न करना है ना, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ना बने। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर कभी अमीर नहीं होता। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर पता है कौन होता है? जो इस नियत के साथ शेयर खरीदता है कि आज शेयर खरीदूंगा, हफ्ते बाद प्राइस बढ़ेगी तो बेच दूंगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स नहीं, ये एक इसके पीछे एक साइंस है, मतलब एक फिलॉसफी है, एक मैकेनिज्म है कि ऐसा क्यों नहीं होता। लेकिन बहरहाल सिंपल एडवाइस ही है। तो वो ये कह रहा है कि जो शेयर होल्डर्स है, वो स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस गिर गई, अगर शेयर होल्डर तो गया, ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो लोन लिया होता है ना जिन लोगों ने, वो उनको टेंशन नहीं होती। क्यों? उनको अपना फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते जाना है, और जब रीपेमेंट का टाइम आएगा उनको अपना लोन वापस मिल जाना। तो इसीलिए ज्यादा रिस्क किसका होता है? शेयर होल्डर का कि डेट होल्डर का? शेयर होल्डर का। यही बता रहे, इक्विटी होल्डर्स डिमांड हायर, रिस्क ज्यादा होता है तो वो रिटर्न भी ज्यादा डिमांड करते हैं देन डेट होल्डर्स ड्यू टू ग्रेटर रिस्क एक्सपोजर। एग्री करते हैं इसी से? क्या नहीं करते? किसकी कॉस्ट ज्यादा है, किसका रिटर्न ज्यादा? इक्विटी शेयर। शेयर होल्डर कहते हैं अच्छा शेयर इशू कर रहे हो, लेकिन पहले हमें दो। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं?
इसको नाम क्या देते हैं इस राइट को? प्रीएम्प्टिव राइट, करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है जी मेरा। कंपनी डिसाइड कर लिया राइट इशू करे बोनस इशू करे, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। क्या करना चाहिए, कौन सी स्टैंड? शाबाश, सबकी स्टेटमेंट करना, गुड गुड गुड। चले अब हमारी क्लास के टॉपर्स की अनाउंसमेंट। जी भाईजान खजानों के मुंह खोल दें। चले फर्स्ट पोजीशन, शाबाश। सेकंड पोजीशन, सेकंड, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फोर्थ ऑनलाइन वालों की होगी। फिफ्थ पोजीशन है, फिफ्थ फिफ्थ फिफ्थ, दो स्टूडेंट्स के फिफ्थ, शाबाश उनको भी बधाई थे। सिक्स्थ पोजीशन, सेवंथ पोजीशन, एट्थ पोजीशन, नाइन्थ पोजीशन, 10th पोजीशन, शाबाश। चलिए अब ये हमारा क्विज हुआ कंप्लीट। अब वापस लेक्चर की तरफ चलते हैं। कल हमने इक्विटी के बारे में स्टडी किया था, आज हम डेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। इक्विटी में तो सिर्फ दो ही टाइप्स थी। कौन कौन सी टाइप थी? प्रेफरेंस ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। जब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे ना, नेक्स्ट चैप्टर जिसमें हमने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, उसमें ऑर्डिनरी शेयर भी आएगा, प्रेफरेंस शेयर भी आएगा। आप दोनों के ऊपर एक ही फार्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों भला? दोनों की नेचर डिफरेंट है। ऑर्डिनरी शेयर की नेचर कुछ हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर की नेचर कुछ हो रहा है। कॉस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला ऑर्डिनरी शेयर के लिए कुछ हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर के लिए कुछ और है। आज और शेयर्स में दो ही टाइप्स थी, जिंदगी निस्बत आसान, निस्बतन। अब जो डेट है इसमें बहुत सी टाइप्स हैं, इसमें इतनी टाइप्स हैं, इतनी टाइप्स हैं, इतनी टाइप्स हैं कि एक लेक्चर में नहीं हो सकती, 2 लेक्चर चाहिए। बहुत ज्यादा टाइप्स भी नहीं है, लेकिन बहरहाल इसमें 5-6 टाइप्स हैं डेट के। हम वन बाय वन तसल्ली से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें। स्टार्ट करते हैं। पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। हो सकता है वैसे क्विज के दौरान में ही आपके कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया हो, लेकिन स्टिल अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कल कंसेप्ट समझ नहीं आया कंसेप्ट, तो पूछ लीजिए। शाबाश। ये तो वो जो पहले शेयर इशू किए होंगे वो हो गए, उसी लिए जब आगे पब्लिक को इशू करने होंगे तो वो पब्लिक कंपनी वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे या? हाँ देखिए, इन्होंने कहा जब इंट्रोडक्शन होता है तो एग्जिस्टिंग शेयर चले स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गए। उसके बाद जब दोबारा शेयर इशू करने हैं, अब कौन सा प्रोसेस फॉलो होगा? जब दोबारा शेयर इशू करने हैं तो वो राइट इशू वाला प्रोसेस फॉलो होगा। यानी पहले आपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करना है, फिर उसके बाद आप जनरल पब्लिक की तरफ जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें से कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल हैं और कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो कि न्यूमेरिकल हैं। इनकी बेस पे नेक्स्ट चैप्टर में कैलकुलेशन करनी है, तो उनके ऊपर थोड़ा सा मैं फोकस ज्यादा करूंगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है जी पूछिए। लिक्विडेशन में और लिक्विडिटी में क्या फर्क है? लिक्विडिटी गुड थिंग, लिक्विडेशन बैड थिंग। लिक्विडिटी का मतलब है आपके पास करंट एसेट्स कितने हैं। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? आपके पास करंट एसेट्स कितने हैं। अगर मेरी जेब में सिर्फ 10 रुपए हैं तो मैं कहूंगा आजकल मैं लिक्विडिटी क्रंच फेस कर रहा हूं। क्या फेस कर रहा हूं? लिक्विडिटी क्रंच। यानी मेरे पास अपने एक्सपेंसेस, डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है, लिक्विडिटी क्रंच का मतलब होता है लिक्विडिटी को प्रॉब्लम होना। लिक्विडिटी का मतलब आपके पास कितने, अगर मेरे पास बहुत ज्यादा करंट एसेट अवेलेबल है तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा मेरे पास हाईली लिक्विड एसेट्स है, हाई। और लिक्विडेशन का मतलब होता है बैंकरप्सी, कंपनी का बंद हो जाना, कंपनी का बंद हो जाना। अगर लिक्विडिटी ना हो, लिक्विडिटी ना हो तो रिस्क है कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी। लिक्विडेशन बैंकरप्सी का, वाइंडिंग अप का दूसरा नाम है। बज़ाहिर मिलते जुलते आपको लग रहा होगा लफ्ज, लेकिन फर्क है। क्लियर जी?
चलिए अब चलते हैं, अब हम कुछ थोड़ा डेट फाइनेंसिंग की बात करते हैं। कल बात की थी हमने इक्विटी फाइनेंसिंग की, आज हम बात करेंगे डेट फाइनेंसिंग क्या है भाई? उधार लेना, मनी बारो करना, और जब मनी बारो करेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? बदले में क्या करना पड़ेगा? पैसे तो वापस करने ही पड़ेंगे, साथ में इंटरेस्ट भी। नेक्स्ट चैप्टर का सबसे अहम कंसेप्ट है ये। आपको लगेगा सर सबसे आसान है, ऐसा ही है, सबसे अहम कंसेप्ट है। नहीं, आसान नहीं लग रहा, ये इसमें क्या मुश्किल है? ये सच में आसान है कि जब आप पैसे बारो करते हैं तो आपको वापस भी करने होते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना है। 5 साल के लिए बारो किए तो इंटरेस्ट तो आपको हर साल पे करना है, लेकिन लोन कब रीपे करना है? 5 साल का। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था, प्रैक्टिकली इंटरेस्ट हो सकता है मंथली या क्वार्टरली बेसिस के ऊपर पे होता हो, लेकिन फाइनेंस में हम नॉर्मली सेटलमेंट रखते हैं, अज्यूम करते हैं साल बाद हो रही है। किस वजह से करते हैं भला? हाँ, इजी कंसेप्ट तो वही है। जिसको साल की कैलकुलेशन आती है उसको महीने की कैलकुलेशन भी आती है, बस फर्क ये 12 दफा करना पड़ेगा। तो आई कैप ने जब प्रोजेक्ट या लोन का पीरियड 5 साल रखना है ना, आई कैप आपसे 5 दफा तो कैलकुलेशन सवाल में करवा सकता है, 12 पंजे 60 दफा नहीं करवाएगा। वो तो सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं होगा, समझ रहे हैं? तो बाजू का हम एज्यूम करेंगे कि कैश फ्लोज एनुअल हैं। ये अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता, लेकिन किसके लिए है? आपकी आसानी के लिए। तो इंटरेस्ट अब हमेशा मैं एनुअल की बात करूंगा, एनुअल पे होगा और 5 साल के बाद लोन रीपे होगा। डन जी? ओके, टाइप्स क्या है भाई? कुछ शॉर्ट टर्म लोन होता है, कुछ लॉन्ग टर्म लोन होता है। शॉर्ट टर्म लोन कौन सा होता है? जो नॉर्मली थोड़े से पीरियड के लिए हो। और लॉन्ग टर्म कौन सा होता है? जो ज्यादा पीरियड के लिए हो। आपके में अगर अकाउंटिंग की डेफिनेशन आ रही है उधर फिट कर सकते हैं, वरना अकाउंटिंग का कंसेप्ट अलग है, फाइनेंस का अलग है। फाइनेंस में इतना पक्का रूल नहीं है कि शॉर्ट टर्म 1 साल से अकाउंटिंग होता है ना, 1 साल से कम करंट, 1 साल से ज्यादा। यहाँ पे शॉर्ट टर्म का कोई पक्का रूल नहीं है, बस शॉर्ट टर्म का मतलब जनरल बात करते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है? और लॉन्ग टर्म लॉन्ग पीरियड के लिए। फाइनेंस में ना 3 यूज किए जाते हैं पीरियड, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। 1 साल से कम शॉर्ट टर्म, 1 साल से ज्यादा और 5 साल तक मीडियम टर्म, 5 साल से ज्यादा लॉन्ग टर्म। ये डेफिनेशन क्यों होती है? क्योंकि प्रोजेक्ट्स की नेचर ऐसी होती है। कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो 3-4 साल में कंप्लीट होते हैं, कुछ 15-20 साल में होते हैं, उस लिहाज से क्लासिफिकेशन। बहरहाल बताना क्या चाह रहा है कि आपका लोन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, रिडीमेबल भी हो सकता है, इरिडीमेबल। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का ताल्लुक तो टाइम पीरियड से है, ये तो आपको समझ आ गया। रिडीमेबल और इरिडीमेबल का ताल्लुक किससे है? रिडीमेबल का मतलब क्या है? रिटर्नेबल। इरिडीमेबल का मतलब क्या है? नॉन रिटर्नेबल। अच्छा, आप सुन लीजिए, इसके साथ आगे नेक्स्ट चैप्टर की आपको एक सबसे अहम कैलकुलेशन बता दूं डेट के हवाले से। रिडीमेबल के साथ ब्रैकेट में लिख लीजिए, रिडीमेबल के साथ एन्युटी या आईआरआर। एन्युटी लिख लें या आईआरआर लिख लें। रिडीमेबल के साथ लिखे आईआरआर। सुना हुआ आपने? आईआरआर सुना हुआ ना? आईआरआर कैलकुलेट करना आता है? आईआरआर या नहीं कैलकुलेट, कोई मसला नहीं है। एन्युटी सुना हुआ? एन्युटी, हाँ, एक होती है एन्युटी, एक होती है परपेचुटी। क्या फर्क क्या है? एन्युटी भी फ्यूचर के कैश फ्लो, परपेचुटी भी फ्यूचर के कैश फ्लो है, इसमें कोई साइन। एन्युटी में टाइम पीरियड होता है सर्टन, 3 साल, 5 साल, 7 साल। परपेचुटी का मतलब है हमेशा हमेशा। तो अगर आपकी सिक्योरिटी फाइनेंस का कंसेप्ट सुने, बहुत अहम कंसेप्ट है नेक्स्ट चैप्टर का। अगर आप रिडीमेबल डेट को डील कर रहे हैं, इसकी कैलकुलेशन में आपने फार्मूला लगाना है एन्युटी का। बोले कौन सा फार्मूला? एन्युटी का। अगर इरिडीमेबल डेट है, इसकी कैलकुलेशन करनी है नेक्स्ट चैप्टर में, तो फार्मूला कौन सा लगेगा? परपेचुइटी का। भाई ये बात कुछ कुछ समझ आ रही है कि नहीं? बस इसको भूलना नहीं है। फिर नो ओनरशिप डाइल्यूशन, डेट उठाते हैं तो ओनरशिप का कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पहले ओनर थे वही बाद में ओनर रहते हैं। ओनरशिप डाइल्यूट कब होती है? जब नए शेयर इशू करें नए शेयर होल्डर को, ठीक है जी। क्रेडिटर्स कौन है? लेंडर। ये लेंडर बनते हैं, ये जो जिनसे हम डेट लेते हैं ना, वो हमारे ओनर नहीं बनते, नो ओनर, बट यस क्रेडिटर। क्रेडिटर बनते हैं, ओनर नहीं बनते।
तो बस डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं? जिन लोगों से हमने लोन लिया है वो हमारी कंपनी के फैसले करेंगे कि नहीं? नहीं, वो तो सिर्फ शेयर होल्डर करते हैं। ये बेसिक उसने कंसेप्ट दिया। क्लियर? इसमें अहम चीज फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये थी और ये बहुत अहम चीज है। ये आगे चले, यहां तक कोई प्रॉब्लम? चले, पहला चेक पॉइंट। दूसरा चेक पॉइंट, फीचर्स ऑफ डेट फाइनेंस। डेट फाइनेंस के क्या फीचर्स हैं भाई? डेट में जो इन्वेस्टर होता है, यानी जो आपको लोन देता है वो इन्वेस्टर है ना, उसको दो तरह के रिटर्न मिलते हैं। कितनी तरह के रिटर्न मिलते हैं? दो तरह के। जो इन्वेस्टर होता है, जो कंपनी को लोन देता है ना, वो इन्वेस्टर है, कंपनी तो बोरोवर है ना। इन्वेस्टर को दो तरह के रिटर्न या पैसे मिलते हैं। एक इंटरेस्ट इनकम जो कि फिक्स होती है, पीरियडिकली हर साल मिलती है, यानी ईयरली मिलती है, फिक्स होती है इनकम, ईयरली मिलती है। और दूसरा क्या होता है? रिडेम्पशन वैल्यू। रिडेम्पशन वैल्यू को हम टर्मिनल वैल्यू भी बोलते हैं। रिडेम्पशन पता है? रिडीम हुआ, रिडीमेबल। जो डेट रिडीमेबल है उसने कभी ना कभी रिडीम होना है। अगर हमने आज डिबेंचर या बॉन्ड इशू किए 5 साल के लिए, इन्होंने रिडीम कब होना है? 5 साल बाद। अच्छा, 5 साल बाद जब रिडीम होना है, 3 ऑप्शन है। अगर हमने उसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है अगर बॉन्ड की, एक तो इंटरेस्ट मिलता है ना, इंटरेस्ट मिलता है बॉन्ड पे या डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं? इंटरेस्ट मिलता है। $1 मिलियन क्वेश्चन पूछने लगा हूं। बॉन्ड में इंटरेस्ट मिलता है, ये मेरे को पता है, लेकिन वो इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे मिलता है कि मार्केट वैल्यू पे? ये बताइए, पक्की बात है। फेस वैल्यू पता है क्या होती है? जो उसके ऊपर बॉन्ड के ऊपर लिखी होती है। और मार्केट वैल्यू क्या होती है? मार्केट में चल रही होती है। क्या दोनों सेम हो लाजमी है? नहीं लाजमी। मैंने फर्ज कीजिए एक प्राइस बॉन्ड खरीदा 1000 रुपए का, उसकी फेस वैल्यू क्या है? 1000, उसकी मार्केट वैल्यू इस वक्त क्या है? 1000। लिस्ट निकली, 50,000 का नंबर लग गया मेरा। अब उस बॉन्ड की फेस वैल्यू क्या है? 1000 ही, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू क्या है? 50 नहीं, 1000 प्लस 50,000, 51,000। 50,000 तो प्राइस एडिशनल है ना, 1000 उसकी अपनी वैल्यू भी तो है। समझ रहे? तो मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, हो सकती है। ये असूल ज़हन में रहे। इंटरेस्ट किस पे मिलता है? फेस वैल्यू पे। इंटरेस्ट किस पे मिलता है? फेस वैल्यू पे। लेकिन एंड में जाके 3 साल बाद, 5 साल बाद जो वापसी होती है, वो लाजमी नहीं फेस वैल्यू पे ही हो। वो सम टाइम फेस वैल्यू पे रिडेम्पशन होगी, सम टाइम प्रीमियम पे, सम टाइम डिस्काउंट पे। कभी आपने इस तरह की टर्म सुनी कि शेयर या डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम? कभी सुनी? अच्छा, ये सुनी इशूड एट पार, रिडीमेबल एट डिस्काउंट? ये भी सुनी? ये कहां सुनी? ये तो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, आप कहां से समझ आए? R1 में, R2 में। चले, कितने स्टूडेंट ने ये नहीं सुना हुआ? इशूड एट पार, रिडीमेबल। चलें आपके लिए, इशूड एट पार, ये जब कोई शेयर या डिबेंचर इशू होता है ना, खासतौर पे डिबेंचर, तो उसमें बाज औकात कंपनी, अगर कंपनी अच्छी हो ना, तो जो शेयर की वैल्यू अगर 10 रुपए है तो वो इशू करेगी 20 पे, 25 पे, ज्यादा अमाउंट पे, अगर अच्छी कंपनी है। इसको बोलते हैं इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम का हाई प्राइस पे। और अगर कंपनी एवरेज है तो वो 10 रुपए का शेयर 10 रुपए का इशू करेगी, इसे बोलते हैं इशूड एट पार। पार का मतलब है इक्वल, इशूड एट पार। और अगर कंपनी थकी है, अब फारसी है, तो वो 10 रुपए का शेयर कितने में कीमत गिर जाएगी? 6 रुपए का इशू करेगी। इसको बोलते हैं इशूड एट डिस्काउंट। ठीक है जी। तो शेयर, इसका मतलब यह है अगर आपने शेयर एट पार इशू किया तो एक शेयर इशू करके 10 रुपए मिलेंगे। अगर एट प्रीमियम इशू किया तो एक शेयर इशू करके हो सकता है आपको 15 रुपए मिले, और अगर एट डिस्काउंट इशू किया 6 रुपए मिलेंगे। ठीक है। उसी तरह जब रिडीम होगा 3 साल बाद,
शेयर्स तो रिडीम होते नहीं है, ऑर्डिनरी शेयर। डिबेंचर रिडीम होंगे तो वो भी रिडीम एट पार भी हो सकते हैं, रिडीम एट प्रीमियम भी हो सकते हैं, रिडीम एट डिस्काउंट भी हो सकते हैं। जब नेक्स्ट क्वेश्चन फाइनेंस का आएगा ना, आपने याद रखिएगा, गौर से ये देखना है कि जो शेयर या डिबेंचर इशू हो रहा है किस प्राइस पे हो रहा है और रिडीम हो रहा है तो किस प्राइस पे हो रहा है। यह इंफॉर्मेशन ध्यान से आपने देखनी है। क्या देखेंगे कि डिबेंचर इशू हो रहा है किस प्राइस पे, रिडीम हो रहा है किस प्राइस पे। अच्छा मुझे बताइए, अगर अब एग्जाम को सामने रख के आपसे कैलकुलेशन पूछ रहा हूं, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज, उस पे कूपन रेट है, कूपन रेट का मतलब इंटरेस्ट रेट, उस पे इंटरेस्ट रेट है 10% और वो रिडीमेबल है एट प्रीमियम ऑफ 50%। कितना? एट प्रीमियम ऑफ 50%। फिर से सुन लें, फिर से सुन लें, फेस वैल्यू क्या है 100, कूपन रेट, कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट क्या है 10%, और रिडीम किस प्राइस पे होगा, रिडीम मतलब रिटर्न 5 साल के बाद, वो होगा 50% प्रीमियम। किस पे? इग्नोर टैक्स, इग्नोर टैक्स। बताइए हर साल कितने रुपए देने हैं, कितने रुपए देने हैं? 10 रुपए। और जब इसका 5 साल बाद रिडेम्पशन का टाइम आ जाएगा तब कितने पैसे देने हैं? हाँ 150 इसके और 10 रुपए इसके। क्लियर? ये बात समझ आ गई? रिडेम्पशन, रिडीम एट पार, रिडीम एट, ये क्या है? रिडीम एट प्रीमियम। अगर मैं कहता रिडीम होगा एट 20% डिस्काउंट पे तो फिर आखिरी अमाउंट क्या मिलती? अगर रिडीम होता एट 20% डिस्काउंट पे तो फिर लास्ट अमाउंट क्या मिलती? यानी 100 का 20% 80 और 10 इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को अलग ही डील किया करें, इंटरेस्ट को अलग डील कर लें कि इंटरेस्ट, अगर मैं आपसे पूछूं सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट बताएं कितनी रिडीम होगी 80। ये अब आपको समझ आ गया? आपको कूपन रेट का मतलब समझ आ गया क्या है? इंटरेस्ट रेट, रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम, ये भी समझ आ गया? आगे चलते हैं, ये तो बड़े अहम कंसेप्ट हम समझ साथ साथ। कह रहे डेट, डेट के फीचर्स क्या है? इसमें ये चीपर होता है इक्विटी की निस्बत, सस्ता होता है, कंपनी को सस्ता पड़ता है। कंपनी शेयर इशू करने की निस्बत लोन की तरफ जाए, कंपनी को सस्ता पड़ता है। क्यों भला? क्योंकि नंबर 1 उसमें रिस्क कम होता है ना, तो जो बंदा लोन देता है वो भी कम रिस्क, कम रिटर्न डिमांड करता है। इक्विटी वाला कहेगा मेरे को 15% चाहिए, लोन वाला कहेगा मेरे को 10 दे दो, वो भी चलेगा। क्यों? लोन वाला कम क्यों मांगा? उसका रिस्क कम है। और एक दूसरा फायदा भी होता है, क्या? इंटरेस्ट की जो पेमेंट्स होती है वो टैक्स डिडक्टेबल होती है, उनकी टैक्स एडजस्टमेंट भी मिल जाती है हमें। क्लियर जी? ठीक है। और ओनरशिप डिल्यूशन भी नहीं होती है। तो मैं बताइए भाई, डेट के फीचर समझ आ गए? आगे चलते हैं। हाँ, एक कंसेप्ट होता है डेट के साथ, एक कंसेप्ट होता है गियरिंग। जिस कंपनी ने जितना ज्यादा डेट लिया है ना, उसको कहते हैं हाईली गियर्ड कंपनी। क्या कहते हैं? हाईली गियर्ड कंपनी। किस कंपनी को कहते हैं हाईली गियर्ड कंपनी? जिसने ज्यादा डेट लिया। सिंपल ये गियरिंग का कंसेप्ट है। ठीक है। अगर हाईली गियर्ड कंपनी है, इसका मतलब है उसने लोन बहुत ज्यादा लिया। बहुत ज्यादा लोन भी अच्छा नहीं होता, बहुत ज्यादा लोन भी अच्छा नहीं होता। हमें बैलेंस रख के चलना चाहिए। क्या करना चाहिए? बैलेंस रख के चलना चाहिए। ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा आपकी कंपनी ने लोन ले लिया ना, तो फिर आपने कोशिश करनी है कि मजीद लोन ना लें, बल्कि मजीद इक्विटी को इशू करें। बहुत ज्यादा लोन भी अच्छा नहीं होता। आगे चलते हैं। एडवांटेजेस क्या है डेट के
और डिसएडवांटेज, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, लोन के एडवांटेज। लोन के जरिए से आप पैसे इकट्ठे करेंगे तो उसके एडवांटेजेस क्या है। मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लोन का कोई एक एडवांटेज बता दे। रिस्क कम होता है, शाबाश। आपको एक फिक्स्ड इनकम स्ट्रीम मिलती रहती है, टेंशन की जरूरत नहीं। अच्छा, और डिसएडवांटेज क्या है, वोटिंग राइट कोई नहीं होता है। अगर कंपनी को सुपर प्रॉफिट होता रहा ना, आप देख देख के जलते रहेंगे। आप कहेंगे शेयर होल्डर वाले सारा सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमें वही फिक्स। लेकिन अगर कंपनी लॉस में होगी तो फिर आप शुक्र करेंगे ये हमें फिक्स मिल रहा है। ठीक है, ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो गए, इन्वेस्टर्स के। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एडवांटेज है, एक तो ये, हाँ, ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होगी, शाबाश। और टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, सुभान अल्लाह, बिल्कुल। और डिसएडवांटेजेस क्या है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएडवांटेज क्या है, हाँ, अगर लॉस में भी कंपनी जा रही है ना तो आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, खुद मर भी रहे हो उसको उसका हिस्सा देना है, ये डिसएडवांटेज है। ठीक है, चलिए, ये कुछ और भी उसने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए हैं, हम भी चलें क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। ये बहरहाल कॉमन सेंस वाला पॉइंट है, इसमें कोई फाइनेंस का टेक्निकल कंसेप्ट नहीं है, पढ़ते जाएंगे समझ आता जाएगा, कोई इक्का दुक्का हुआ तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। इन्वेस्टर के लिए क्या एडवांटेज है, फिक्स रिटर्न है भैया, इनकम रिस्क कम है, यानी इनकम आपकी कहीं नहीं जाएगी, आपको फिक्स इनकम मिलती जाएगी। अगर कंपनी आपको इंटरेस्ट या लोन की अमाउंट पे नहीं करती, आप कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट जाके अपील फाइल कर, एप्लीकेशन दे, और तो कोर्ट उस कंपनी को लिक्विडेट कर देगा, बंद कर देगा, और उसके एसेट बेच के आपके पैसे आपको निकलवा के देगा। आप कंपनी को लिक्विडेट भी करवा सकते हैं, लेकिन कब, जब वो पैसे नहीं देगी तब। ऑफन सिक्योर्ड होता है डेट, ठीक है, यानी आप बदले में कोई ना कोई सिक्योरिटी जमानत के तौर पे चीजें भी आप रखवा सकते हैं। हाई प्रायोरिटी ऑन लिक्विडेशन, जब कंपनी बंद हो जाएगी तो याद रखे, शेयर होल्डर को पहले पैसे मिलेंगे कि डेट होल्डर को, शाबाश। क्या इसके फायदे ही फायदे हैं कि कोई डिसएडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज है, वोटिंग राइट कोई नहीं है। ठीक है, अगर कंपनी को हाई प्रॉफिट में होगी ना, आपको कुछ नहीं मिलना, ये लिमिटेड अपसाइड, लिमिटेड की बजाय कहते हैं नो अपसाइड, अपसाइड मतलब कोई हाई चीज नहीं मिल रही, आपको फिक्स मिल रही। ठीक है, कंपनी हाई प्रॉफिट में भी होगी तो इसका फायदा इनको नहीं होना। डेट रिस्की इफ अनसिक्योर्ड, अगर ये आपने डेट अनसिक्योर्ड रखा, सिक्योरिटी ना रखी, तो फिर क्या होगा, रिस्की ज्यादा, रिस्की ज्यादा। सबसे ज्यादा रिस्की ट्रांजैक्शन पता है क्या होती है, वो लोन जो आप अपने दोस्त को देते हैं, उसमें रिस्क ऑफ डिफॉल्ट सबसे ज्यादा। क्यों भला, क्योंकि बदले में कोई सिक्योरिटी नहीं रखवाते आप, सिक्योरिटी नहीं रखवाते ऐसा। तो अगर अनसिक्योर्ड डेट होगा तो उसमें बैड डेट का रिस्क ज्यादा। कंपनी के लिए भी कोई एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है कि सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इन्वेस्टर्स के लिए हैं, कंपनी के लिए भी है। कंपनी के लिए क्या है, चीपर है डेट। क्यों चीपर है, दो रीजन बताइए। नंबर 1, टैक्स इंसेंटिव मिलता है, टैक्स डिडक्टिबल है इंटरेस्ट, और दूसरा लो रिस्क है तो वो लो रिटर्न मांगता है डेट होल्डर। और एडवांटेज क्या है, वोटिंग राइट नहीं देना पड़ता, कंट्रोल इंटैक्ट रहता है, कोई डिल्यूशन नहीं होगी कंट्रोल। इशू कास्ट लो है, शेयर को इशू करना हो ना, स्टॉक एक्सचेंज के मसले मसाइल, वो SECP से इजाजत लो, और प्रोस्पेक्टस इशू, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। शेयर इशू करना याद रखें बड़ा टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली प्रोसेस है। डेट में मसला ही कोई नहीं, बैंक वाले का फोन किया, जी सर जी क्या है, उधर मौजूद है, बैंक वाला कहेगा आ जाए सर जी, चाय के कप पे टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होगी, वो कहेगा सर कल आ जाएगा, एग्रीमेंट साइन करें, पैसे उठाए निकले। कोई लंबी चौड़ी लीगल रिक्वायरमेंट लोन के केस में नहीं होती। इंडिविजुअल जाते हैं तो फिर शायद थोड़ा बहुत कुछ रिक्वायरमेंट ज्यादा होती हैं, क्योंकि इंडिविजुअल के भागने का चांस भी ज्यादा होता है ना, इंडिविजुअल को थोड़ा तंग करते हैं सिक्योर रहने के लिए। कंपनीज के केस में उन्हें पता होता है कंपनी किधर भागेगी,
ठीक है, बिजनेसमैन एक दूसरे को जानते होते हैं तो वो आसानी होती है। अर्निंग पर शेयर नॉट रिड्यूस्ड इमीडिएटली। अर्निंग पर शेयर पता है ना, अर्निंग पर शेयर का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। जब आप नए शेयर इशू करते हैं तो अर्निंग पर शेयर क्या हो जाती है, क्योंकि शेयर की तादाद बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप डेट के जरिए से पैसे इकट्ठे करेंगे तो अर्निंग पर शेयर फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा पड़ेगा शायद इस वजह से कि इंटरेस्ट पे करने की वजह से प्रॉफिट कम हो जाए, वरना ज्यादा नहीं पड़ेगा, कोई बहुत ज्यादा फर्क ईपीएस पे नहीं पड़ेगा। लिमिटेड पे आउट इन हाई प्रॉफिट ईयर, जब कंपनी को हाई प्रॉफिट हो रहा होगा तो पेमेंट थोड़ी सी करनी है, ये फायदा है ना। अच्छा, इसका आपने नोट किया, जो इसके लिए नुकसान था लगभग वो इसके लिए फायदा है, और जो इसके लिए फायदा है इसका मतलब वो इसके लिए शायद नुकसान। पहला सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, इधर उसने कहा था सिक्योर्ड होता है, इसके लिए एडवांटेज था इन्वेस्टर के लिए सिक्योर होना, इसके लिए टेंशन है सिक्योरिटी। फिक्स इंटरेस्ट होगा, ये डिसएडवांटेज है, यानी अगर आपको लॉस भी हो रहा है ना इंटरेस्ट पे करना। डिफॉल्ट कर दिया ना अगर, यानी टाइम पे इंटरेस्ट या लोन पे नहीं किया, ये आपको लिक्विडेट कर देगा कोर्ट के पास जाके, लिक्विडेट कर देगा, बैंक ये वाइंड अप करवा देगा, खत्म। हाई गेयरिंग, जितनी ज्यादा लोन ज्यादा लेते जाएंगे, शुरू में ठीक है, जितना ज्यादा लोन लेते जाएंगे उतना ही रिस्क, जितना पाकिस्तान ज्यादा लोन लेता जाएगा, बताइए पाकिस्तान उतना ज्यादा तरक्की करता जाएगा कि इसके डिफॉल्ट होने के चांस उतने बढ़ते जाएंगे। बहुत ज्यादा लोन भी नहीं लेना चाहिए। बोरोइंग कैपेसिटी रिड्यूस, जब ज्यादा लोन लेंगे तो मजीद ज्यादा लोन लेने की एबिलिटी कम हो जाती है। एक हद तक लोन ले सकते हैं ना, जितने एसेट्स की अमाउंट है कंपनी के पास मैक्सिमम उतना लोन ले सकती है, तो जितना लोन लेते जाएंगे उतनी कैपेसिटी कम होती जाएगी। ये कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, मुझे इसमें कोई टेक्निकल चीज नजर नहीं आई, आपको कोई लगी है? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था, खुद भी पढ़ते तो समझ आ जाते। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चॉइस ऑफ डेट, हमें बहुत से डेट्स होते हैं, हमें कैसे सिलेक्शन करनी चाहिए? बहुत से डेट्स हैं, डेट्स की डिफरेंट टाइप्स अभी हम पढ़ेंगे। जैसे कॉमन डेट्स जो है ना वो एक ही है, बॉन्ड या इसे डिबेंचर भी कहते हैं। उसमें थोड़ा सा फर्क बताया हुआ है सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का, लेकिन बेसिकली उसमें कोई प्रैक्टिकली ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हमें ये देखने के लिए कि कौन सा डेट, बैंक लोन या के डिबेंचर, ये बड़ी दो ही टाइप्स हैं। डेट के अंदर भी बड़ी छोटी मोटी उसने बड़ी डिस्कस की हैं, बड़ी टाइप्स दो ही हैं। कौन सी? बैंक लोन और डिबेंचर। याद रखिएगा, नेक्स्ट चैप्टर को भी सामने रख के बता रहा हूं कि डेट की बड़ी टाइप्स कौन सी हैं, बैंक लोन और डेट। बैंक लोन क्या होता है? बैंक के पास गए, लोन एग्रीमेंट साइन किया। और डिबेंचर या बॉन्ड क्या होता है कि आपने जनरल पब्लिक को जैसे शेयर इशू करते हैं ना वैसे ही इशू किया, लेकिन वो शेयर नहीं था, वो डिबेंचर था। उसमें आपने कहा कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, 5 साल के बाद हमें ये डिबेंचर दे के पैसे ले जाना। डिबेंचर प्रैक्टिकली जो उसका प्रैक्टिकल है ना वो वैसा ही इसका इशू करने का तरीकाकार है जो कि शेयर्स का तरीकाकार है, लेकिन फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिबेंचर है वो शेयर से डिफरेंट है, क्योंकि डिबेंचर के ऊपर आपको फिक्स इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, शेयर्स के ऊपर कभी कम कभी ज्यादा। डिबेंचर रिडीमेबल होते हैं नॉर्मली, शेयर्स इरिडीमेबल होते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू पर तो मुझे बताइए शेयर्स की दो बड़ी टाइप्स कौन सी? इक्विटी की बड़ी टाइप्स कौन सी? इक्विटी के ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस। और डेट की दो बड़ी टाइप कौन सी? बैंक लोन। ये लिख लें, ये दोनों टाइप्स लिख लें, इसको कुछ सर्कल कर लें, ये अहम चीज है, नेक्स्ट चैप्टर की बेस है ये। नेक्स्ट चैप्टर कहता है फैक्टर्स कौन कौन से कंसीडर करने चाहिए डेट को सिलेक्ट करने से पहले। अवेलेबिलिटी, भैया अवेलेबिलिटी देखो कैसे। अगर छोटी फर्म्स हैं, छोटी अमाउंट सेलेक्ट, छोटी कंपनी है तो वो बैंक लोन की तरफ जाए, बड़ी कंपनी है तो वो बॉन्ड इशू, क्योंकि बॉन्ड नॉर्मली जनरल पब्लिक को इशू किए जाते हैं। कंपनी बड़ी होगी ना, जनरल पब्लिक जानती होगी, रोज टीवी पे ऐड आती है इस कंपनी की, इस कंपनी ने अगर डिबेंचर इशू करने हैं खरीद लेते हैं, इसको हम जानते हैं।
छोटी मोटी कंपनीज को नहीं जानते होते लोग, वो फिर बाइंग नहीं करते। ठीक है, तो अवेलेबल हर लोन हर ऑप्शन हर कंपनी के लिए अवेलेबल नहीं है। छोटी कंपनी के लिए कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है? नॉर्मली बैंक लोन। बड़ी कंपनी के लिए बॉन्ड्स या डिबेंचर। ड्यूरेशन, आपने शॉर्ट टर्म लोन लेना है कि लॉन्ग टर्म, कौन सा? अब ये सारे, ये पता है क्या समझा रहा है आपको, कि जब आपने लोन लेना होगा ना, ऐसे नहीं जाके टास्क करके कह देना कि भाई मेरे को शॉर्ट टर्म चाहिए कि लॉन्ग टर्म चाहिए, मेरे को बॉन्ड चाहिए कि लोन, बैंक लोन, ऐसे नहीं करना। कुछ फैक्टर को सामने रखना है। पहले खुद को देखो, बड़ी कंपनी है कि छोटी कंपनी। बड़ी कंपनी है तो हर तरह की ऑप्शन है, छोटी कंपनी है तो हो सकता है कुछ ऑप्शन हो कुछ ना हो। फिर ड्यूरेशन ऑफ लोन देख लो, जिस मकसद के लिए लोन ले रहे हैं वो मकसद और लोन की ड्यूरेशन ये मैच करनी चाहिए। ठीक है, भाषा डैम बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहे हैं तो कितने साल का? 1 साल का, ठीक है, कितने साल का? हाँ 10-15 साल का तो चाहिए ना। ठीक है, प्रोजेक्ट बड़ा है। अगर किसी कंपनी ने अपने वर्कर की सैलरी पे करनी है, उसके लिए पैसे नहीं है और अगले महीने सीजन स्टार्ट होना है, पैसे आ जाने हैं, तो कौन सा लोन लेना चाहिए? फिर रेट का भी सोच लेना। रेट, कुछ इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होते हैं, कुछ इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग होते हैं, हर महीने चेंज होते हैं। काइबर का नाम सुना है? काइबर यानी जैसे समझ लीजिए कुछ आपने तो जितने भी अकाउंटिंग में या स्टूडेंट लाइफ में क्वेश्चन करते हैं ना, सब में इंटरेस्ट रेट फिक्स ही होता है सिंप्लिसिटी के लिए। लेकिन प्रैक्टिस में जब आप बैंक से लोन लेने के लिए जाएंगे, बैंक आपसे पूछता है फिक्स रेट चाहिए कि फ्लोटिंग रेट चाहिए। फ्लोटिंग का मतलब है हर महीने चेंज होता है, कभी कम कभी ज्यादा। ठीक है, वो कराची में समझ लीजिए वो सारे बैंक मिलकर रेट निकालते हैं, वो रोज रेट निकलता है। सिक्योरिटी आपके पास है कि नहीं? सिक्योरिटी है, हाई अमाउंट का लोन ले सकते हैं। सिक्योरिटी अगर अच्छी नहीं है तो आपको कम अमाउंट का लोन मिलेगा। ठीक है, नॉर्मली जो लैंड एंड बिल्डिंग है ये अच्छी सिक्योरिटी समझी जाती है, इसकी वैल्यू उम्मीदी तौर पे ज्यादा ही होती है हर साल। कोविडेंट का मतलब क्या है? चार्ज क्रिएट करना है। सिक्योरिटी देते हैं ना, तो एक फिक्स चार्ज होता है, एक फ्लोटिंग चार्ज होता है। ये रेट अलग है, चार्ज अलग है। फिक्स रेट का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, फिक्स चार्ज का मतलब सिक्योरिटी के तौर पे आपने सिर्फ एक चीज ही लिखवाई है और मेंशन कर दिया सर ये चीज सिक्योरिटी है। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब है आपने सिक्योरिटी में एक चीज नहीं लिखवाई, बहुत सी चीजें लिखवाई है। जैसे मैं कहूं कि भैया हमारी जो शादमान वाली प्रॉपर्टी है ना, वो वाला, वो जो 10 कनाल जगह है उस पे सिक्योरिटी क्रिएट करवाते हैं, उसके बदले में लोन लेते हैं। ये बताइए फिक्स चार्ज है क्या फ्लोटिंग? फिक्स चार्ज। और अगर हम ये कहें अच्छा हमारी कंपनी की जितनी भी इन्वेंट्री है ना, जितनी भी इन्वेंट्री है वो चाहे जहां भी पड़ी हुई है, चाहे ब्रांच 1 पे पड़ी है चाहे ब्रांच 2 पे पड़ी है, सारी की सारी आपको जमानत के तौर पे देते हैं, ये फ्लोटिंग चार्ज। तो आपने डिसाइड करना है फिक्स चार्ज, ऑप्शन दे के फ्लोटिंग चार्ज की। ठीक है, और बास का टर्म एंड कोवेनेंट का मतलब है टर्म एंड कंडीशन। टर्म एंड कंडीशन में कुछ कंडीशन लिखी होती है, उनको फिर पूरा करना पड़ता है। जैसे बैंक एक कंडीशन लिखवाता है क्या, कि जब तक इंटरेस्ट नहीं ना दोगे, जिस साल का इंटरेस्ट नहीं मिला ना उस साल का डिविडेंड भी पे नहीं होगा, ये शर्त रखता है। सही शर्त लग रही है आपको कि नहीं? बैंक क्या कह रहा है भला, जिस साल का इंटरेस्ट नहीं दोगे डिविडेंड भी पे नहीं कर सकते। क्लियर जी? चलिए ये हमारा चेक पॉइंट है, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं? चलें, अब थ्योरेटिकली इतनी चीजें हमने पढ़ी है, अगर हम थोड़ा सा साथ में कोई न्यूमेरिकल भी हल्का हल्का तैयार करना शुरू कर दे, क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है? आपको पता है आपने ये किधर गया, ये बॉन्ड वाली बात किधर, कहां था जिसको कहता है ये इन्वेस्टर को जब वो कोई बॉन्ड खरीदेगा, डिबेंचर खरीदेगा, उसको 2 तरह के रिटर्न मिलेंगे। कौन कौन सा? इंटरेस्ट और कल मैंने आपको एक बताया था असूल कि किसी भी दुनिया में किसी भी चीज की वैल्यू क्या है,
दुनिया में किसी भी चीज की वैल्यू क्या है? हाँ, उसके जितने भी कैश फ्लोज है उनकी प्रेजेंट वैल्यू। ये कंसेप्ट याद है? मैं अगर आपसे कहूं क्या आप किसी बॉन्ड या डिबेंचर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं? कैसे करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट। किसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? उसके इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि उसकी रिडेम्पशन प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट की भी प्रेजेंट वैल्यू आएगी, रिडेम्पशन की भी प्रेजेंट वैल्यू। पक्की बात है भाई, समझ रहे हैं? किसी बॉन्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैसे कैलकुलेट होगी? उससे जितना भी हमने कैश वसूल किया उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ले, और हमें बॉन्ड से कितना कैश वसूल होगा उसके इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू और रिडेम्पशन प्राइस उसकी प्रेजेंट वैल्यू। ऐसा ही है, लेकिन इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका मुख्तलिफ है, रिडेम्पशन की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका मुश्किल है और डिफरेंट, दोनों का तरीका डिफरेंट है। इंटरेस्ट चूंकि हर साल मिलता है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होगी एन्युटी से। समझ रहे हैं? एन्युटी समझते हैं? एन्युटी से कैलकुलेट होगी। वो याद है फार्मूला आता था आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस, हाँ वो फार्मूला याद है एन्युटी वाला। लेकिन जो रिडेम्पशन प्राइस है वो सिंपल डिस्काउंटिंग हो जाएगी। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है जी। अब ये एग्जांपल आपके सामने है, यही समझ लीजिए आपकी होम असाइनमेंट है। चलिए इसका सॉल्यूशन भी आपके सामने रख दिया। इसकी पिक्चर लीजिए, यही आपकी होम असाइनमेंट है। जैसे जितनी देर में आपने पिक्चर लेनी है, कुछ शातिर स्टूडेंट ऐसे हैं उतनी देर में उन्होंने क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेना। क्या कह रहा है? कह रहा है वैल्यू ऑफ बॉन्ड मतलब डिबेंचर क्या है? इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स इंटरेस्ट पेमेंट प्लस इट्स टर्मिनल वैल्यू। इंटरेस्ट पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू और उसकी टर्मिनल यानी लास्ट रिडेम्पशन वैल्यू, आखिरी जो पैसे मिलेंगे। जैसे कह रहा है फर्म हैज इशूड 9% बॉन्ड। ये 9% क्या वाला? कूपन रेट, इंटरेस्ट रेट। ये 9% क्या है? इंटरेस्ट रेट। फेस वैल्यू क्या है? 200 that are due to be redeemed at a premium of 6% in 3 years। इसका मतलब है हर साल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 9%। 9 इंटरेस्ट 9%, ये कूपन रेट है। ये यही गलती करते हैं। और एंड पे कितने पैसे मिलेंगे? रिडेम्पशन से, इंटरेस्ट से नहीं, रिडेम्पशन से। 200 इंटू 6, 6 दूनी 12, 212। ऐसा ही है। टैक्स रेट 30% है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट है वो टैक्स डिडक्टेबल होने के बाद, टैक्स डिडक्टेबल होता है ना, तो इंटरेस्ट पेमेंट सेम रहेगी, टैक्स एडजस्टमेंट के बाद बढ़ जाएगी कि कम होगी? कम हो जाएगी, क्योंकि आपको टैक्स बेनिफिट मिलना है। टैक्स बेनिफिट मिलना है। ठीक है। और द पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज 7%। 7% वो डिस्काउंट रेट है जिस पर डिस्काउंटिंग कर रहे हैं। ये आपकी आज की होम असाइनमेंट है। देखते हैं कौन इसको सॉल्व करता है। कल क्लास के स्टार्ट में पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद लेक्चर को आगे लेके चलेंगे। डन जी? कर लेंगे। ये एक बॉन्ड की इंफॉर्मेशन है आपके पास। आपने कैलकुलेट क्या करना है? बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू। ये याद रखें, फाइनेंस का 20% कंसेप्ट है। अगला चैप्टर जो है ना मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसका 20% इसके अंदर छुपा है। नहीं ना यकीन आ रहा? 20%। हाँ, ये जब उस चैप्टर पे चलेंगे फिर पता चलेगा। डन जी? कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे? पक्की बात। आंसर नीचे दिया है, मैच कर लेना। कल मैं आपसे, ये आपने लिख के लाना है, मैंने रिटर्न फॉर्म में चेक करना है आपसे। डन जी? ताकि आपकी वर्किंग चेक करो कि आप एनएमडी के जरिए से कैलकुलेट करते हैं कि हर साल को अलग अलग डिस्काउंट करते हैं।
जो हर साल को अलग अलग डिस्काउंट करेगा टेक्निकली वो भी ठीक है, लेकिन लाइक नहीं, नो लाइक। लेकिन जो एन्युटी बनाएगा इंटरेस्ट की, एक ही कैलकुलेशन में प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेगा सारे सालों के इंटरेस्ट की, वो गुड। ऐसा ही है ना भाई? असाइनमेंट समझ आ रही कि नहीं? क्लियर? चलिए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ ले। कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।